नमस्कार दोस्तों, मैं लव कुमार आपके अपने YouTube चैनल GKY लव सर में स्वागत करता हूं। और आप बार बार डिमांड कर रहे थे कि गुरुजी इंडिया जीके की क्लास नहीं लेके आ रहे हैं, तो मैं आज आपके सामने हाजिर हूं इंडिया जीके के तीसरे पार्ट को लेकर के। जो आज आपका टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, उसका तीसरा पार्ट लेके आया हूं। और ये पार्ट बहुत विशेष इम्पोर्टेंट है। केवल और केवल BSTC को अगर छोड़ दिया जाए तो जितनी भी इंडिया जीके जिसमें आती है, कोई भी एग्ज़ाम है तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट बात कर रहे थे इस टॉपिक की, और यहाँ पर तो ये टॉपिक जो है इसमें मैंने स्टार्ट उदारवादी युग करा दिया था। अब जो वर्तमान में है वो है उग्रवादी युग, और उग्रवादी युग की स्थापना हुई है जो माना जाता है 1905 से 1919 के मध्य। और इसमें जो प्रमुख नेता थे वो थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल एवं अरविंद घोष। और ये क्या करते थे, अंग्रेजी सरकार के कट्टर विरोधी थे। इसलिए उनके विरोध प्रदर्शित करने का जो तरीका था वो था नारेबाजी करना, जुलूस निकालना, और जो कुछ भी है हो सकता है अपने क्रांतिकारी चरणों से उनको अवगत कराना। ये उनका प्रमुख उद्देश्य था। बात कर रहे थे उग्रवादी युग की वास्तविक शुरुआत जो हो जाती है वो हो जाती है पुणे की घटना से। पुणे की घटना कब हुई थी, तो 22 जून को पुणे की घटना हुई है 1897 में। इस दिन क्या हुआ है, दो व्यक्ति थे, एक तो था एमहर्स्ट या ऐसे कहीं कहीं आयर्स्ट भी कह देते हैं, और दूसरा व्यक्ति था कमिश्नर रैंड। और ये दोनों के दोनों क्या कर रहे थे, पुणे में जो प्लेग पीड़ित व्यक्ति थे उन पर बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहे थे। और बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहे थे तो ये चीज चापेकर बंधुओं पर नहीं देखी गई। और चापेकर बंधु, इसका मतलब जो चापेकर भाई थे वो 3 भाई थे। चापेकर भाई कितने थे, 3। बालकृष्ण चापेकर, एक तो था बालकृष्ण चापेकर, दूसरा है वासुदेव चापेकर, और तीसरा है दामोदर चापेकर। ये 3 भाई थे। और इन तीनों भाई ने देखा कि भाई ज्यादा ही अत्याचार कर रहे हैं, तो इन्होंने तीनों ने मिलकर के इन दोनों की गोली मारकर हत्या कर दी। जिसके विरोध में अंग्रेजों ने क्या किया है, इनको, इस वासुदेव को तो 8 मई 1899 में यरवदा जेल में फांसी चढ़ा दी, जबकि बालकृष्ण चापेकर को 12 मई 1899 में फांसी चढ़ा दी गई उसी यरवदा जेल में। और यरवदा जेल कहां है, पुणे में। ये यरवदा जेल कहां पर है, पुणे में है। आपको याद हो तो संजय दत्त वगैरह यहीं बंद हुए थे, महात्मा गांधी भी यहीं बंद हुए थे। तो दामोदर, हालांकि दामोदर जो चापेकर थे वो 1898 में ही मर गए थे। यहां बात करें, यह तो हो जाती है क्रांतिकारी चरण की शुरुआत यहीं से। वास्तविक रूप से जो अगर देखें तो यहां मुख्य जो घटना हुई है उग्रवादी युग में वो हुई है बंग भंग। और बंग भंग को मैं कह सकता हूं सिंपल भाषा में बंगाल विभाजन। और बंगाल विभाजन करने वाला कौन था, वायसराय था लॉर्ड कर्जन। कौन था, लॉर्ड कर्जन। और इसने घोषणा कर दी कि भाई बंगाल विभाजन होगा, और 19 जुलाई को 1905 में इसने घोषणा कर दी। और घोषणा करने का इसका उद्देश्य था कि हिंदू और मुसलमानों की एकता को भंग करना है, इनको अलग अलग करना है। और इसीलिए इसका एक प्रसिद्ध कथन है कि कांग्रेस अपनी अंतिम सांसें गिन रही है और मैं इसकी शांतिपूर्वक मृत्यु करवा कर छोड़ूंगा। ये इसने पूरी लाइन बोली थी जब इसने बंगाल विभाजन की घोषणा की। और घोषणा करने के बाद इसने क्या किया, जो हिंदू बाहुल्य क्षेत्र था जिसको पश्चिम बंगाल कहते हैं, जो पश्चिम बंगाल जो क्षेत्र था, इसका मतलब मैं कह सकता हूं जिसमें उड़ीसा, बिहार और पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र आते थे, उसको एक तरफ कर दिया। जबकि पूर्वी बंगाल में असम और जो बांग्लादेश वाला हिस्सा है वो आते हैं, उसको एक बगल में कर दिया। जिसके पश्चिमी बंगाल के हिस्से वाले लेफ्टिनेंट गवर्नर जो बनाए गए हैं या जनरल बनाए गए हैं वो थे एंड्रू फेजर, और इसके पूर्वी बंगाल के जो मुस्लिम बाहुल्य था उसके लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाए गए हैं
ब्रूमफील्ड फुलर, इन दोनों को अलग अलग कर दिया। लेकिन इसका विरोध पूरे देश भर में, बंगाल विभाजन क्यों कर दिया गया है, इसकी जरूरत क्या है, इसका विरोध हो रहा है। लेकिन लास्ट में क्या हुआ है, यह घोषणा लागू कर दी गई है 16 अक्टूबर को और 1905, मतलब बंगाल विभाजन हो गया। किस दिन हो गया, यह तारीख पूछ लेता है, बंगाल विभाजन कब हुआ था, 16 अक्टूबर को, जबकि घोषणा हुई है 19 जुलाई को। अब यह 16 अक्टूबर को जो लागू हुआ है, इस दिन जितने भी भारत के देशवासी थे, उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का परिचय देते हुए इसी तारीख को 16 अक्टूबर को शोक दिवस के रूप में मनाया, किसी ने जन एकता के रूप में मनाया, किसी ने मैत्री दिवस के रूप में मनाया, किसी ने आपस में राखी बांधी तो राखी दिवस के रूप में मनाया और इसका खंडन कर दिया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े। 1905 में ही कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है वाराणसी में, और वाराणसी में हुआ है तो इसकी अध्यक्षता किसने की है, गोपाल कृष्ण गोखले ने की है। और गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे, ये थे आपके गांधी जी के राजनैतिक गुरु। तो गांधी जी के राजनैतिक गुरु कौन थे, ये थे आपके गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, नेक्स्ट बात कर रहे थे कि बंगाल विभाजन के विरोध में तिलक ने एक आंदोलन चलाया था, उसका नाम था स्वदेशी और बहिष्कार। तो बंगाल विभाजन के विरोध में किसने आंदोलन चलाया था, तिलक ने, ये भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं। उसके बाद 1906 में कोलकाता अधिवेशन हुआ है कांग्रेस का, और जिसकी अध्यक्षता की है दादा भाई नौरोजी। अब दादा भाई नौरोजी पारसी हैं और जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन्होंने ही धन निष्कासन या ड्रेन थ्योरी या अपवाह प्रणाली का सिद्धांत दिया है। और दादा भाई नौरोजी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशनों की अध्यक्षता 3 बार की है। तो कांग्रेस 3 बार करने वाले कौन कौन हैं, दादा भाई नौरोजी हैं। तो दादा भाई नौरोजी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशनों की अध्यक्षता की है। इन्होंने 3 बार कांग्रेस के अधिवेशनों की अध्यक्षता की है। और कब कब की है ये भी बता दूं, एक तो की है आपकी 1886 में, एक 1893 में, और एक की है 1906 में। उसके अलावा भी 2 व्यक्ति और हैं जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशनों की अध्यक्षता 3 बार की है। एक तो हैं राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने भी 3 बार की है। और राजेंद्र प्रसाद के अलावा एक और व्यक्ति हैं जवाहरलाल JL नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने भी 3 बार कांग्रेस के अधिवेशनों की अध्यक्षता की है। यहां बात करें कि इस कोलकाता अधिवेशन में 1906 में 4 प्रस्ताव पारित किए गए थे दादा भाई नौरोजी द्वारा। और इन 4 प्रस्तावों में 4 शब्द थे, स्वराज, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा और बहिष्कार। इन चारों शब्दों में आपको पता है स्वदेशी और बहिष्कार तो पहले ही तिलक ने चला दिए थे। ये 2 शब्द आए हैं, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वराज। तो कांग्रेस के मंच से सबसे पहली बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग किसने किया था, लिख लेना इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कांग्रेस के मंच से सबसे पहले स्वराज्य शब्द का प्रयोग किसने किया था, दादा भाई नौरोजी ने। और वैसे स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया है स्वराज्य बिल में, स्वराज्य बिल भी आया है, स्वराज्य बिल। और यह स्वराज्य बिल कब आया था, 1895 में आया था। इसको लाने वाले कौन थे, तिलक। इसने स्वराज्य बिल में संविधान निर्माण की बात कही गई थी, यह भी आपको ध्यान देना है। तो स्वराज्य बिल अलग है 1895, और तिलक ने एक शब्द जो दिया था कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह तिलक ने कहा था। ठीक है गुरु, आगे चलें। यहां बात कर रहे थे कि 1906 में एक और घटना हो गई, मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी गई। कांग्रेस की स्थापना हुई है 28 दिसंबर 1885 को, जबकि इसकी हुई है 30 दिसंबर को 1906 में ढाका में। और करने वाले कौन है, सर आगा खां। तो इसलिए मैं कह सकता हूं
मुस्लिम लीग का संस्थापक किसे माना जाता है? तो संस्थापक हो जाएंगे आगा खां। ढाका में हो गई क्लियर, ढाका बांग्लादेश। इसका प्रमुख कारण था आपका मुसलमानों के हितों की रक्षा करना। हालांकि कुछ किताबों में अलग अलग दे रखा है, देखें यहां पर इसके अध्यक्ष किसको माना गया है? सलीमुल्लाह खां को, और सचिव माना गया है नवाब बकार उल मुल्क को, लेकिन कहीं कहीं उल्टा कर दिया गया है। यह भी आपको सोचने का विषय, ये मुझे लगता है ये सही है। नेक्स्ट बात करें, कांग्रेस का इसके बाद जो अधिवेशन हुआ है वो सूरत में हुआ है, और सूरत कहां पर है? गुजरात में, ताप्ती नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे है सूरत? ताप्ती नदी के किनारे है। सूरत को डायमंड सिटी के नाम से भी जाना जाता है, सूरत को डायमंड सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इस सूरत अधिवेशन को हम सूरत की फूट भी कहते हैं। सूरत की फूट क्यों कहते हैं? क्योंकि 1907 में जो कांग्रेस थी वो दो भागों में बट गई थी, गरम दल और नरम दल। कांग्रेस दो भागों में बटी है, गरम दल और नरम दल। कब बटी है? 1907 में। इसलिए सूरत अधिवेशन को सूरत की फूट के नाम से भी जानते हैं। क्यों बट गई थी? जो गरम दल वाले थे वो इस अधिवेशन को, जो सूरत वाले अधिवेशन को, वो नागपुर में कराना चाहते थे। और नागपुर में किसकी चलती थी? नागपुर में चलती थी तिलक की। अब नागपुर में अधिवेशन होता तो तिलक की चलती, और तिलक की चलती तो तिलक किसको बनाना चाहते थे? लाला लाजपत राय को। परंतु गरम दल के नेता क्या, नागपुर में अधिवेशन नहीं होने दिया इन्होंने, और कहां खींच लाए? सूरत में। और सूरत में खींच लाए तो अपने कैंडिडेट को जितवा दिया। उस कैंडिडेट का नाम था रास बिहारी घोष। ध्यान देना, मैं यहां कह रहा हूं रास बिहारी घोष, और एक और है रास बिहारी बोस। कौन है? यहां पर एक शब्द और जुड़ जाएगा, बोस। रास बिहारी बोस वो हैं जो 1912 में दिल्ली में हार्डिंग बम केस में बसंत कुमार के साथ थे। लॉर्ड हार्डिंग पर बम गिरने वाले कौन थे? रास बिहारी बोस। जबकि ये कौन है? रास बिहारी घोष। ध्यान देना आप। तो बोस ने बसंत कुमार के साथ मिलकर के हार्डिंग पर बम फेंका था, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, 1907 में क्या हुआ है? बेशक भले ही नरम दल का नेता जीत के आ गया रास बिहारी घोष, परंतु गर्म जल के जो विचारधारा थी वो पूरे देश में फैल गई, और उस विचारधारा के प्रभाव से जितने भी देशवासी थे जो गर्म दल को ज़्यादा तवज्जो देने लग गए, जिससे अंग्रेज़ों को इस चीज़ की भनक लग गई। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया कि लाला लाजपत राय को गिरफ्तार कर लिया गया और बर्मा निष्कासित कर दिया गया, बर्मा भेज दिया गया, निर्वासित कर दिया। बर्मा वर्तमान में म्यांमार को कहते हैं, और वहाँ पर एक जेल थी जिसका नाम था मांडले। कौन सी जेल थी? मांडले जेल। और यहाँ ये नेता भेज दिए गए। कौन कौन? एक तो तिलक को 6 वर्ष के लिए इसी जेल में भेजा गया था, और किसको भेजा गया था? लाला लाजपत राय को। इन दोनों की मुख्य भूमिका थी, इसीलिए इनको वहां भेजा गया मांडले जेल में। जबकि पाल की इतनी ज्यादा भूमिका नहीं थी, इसलिए इसको मात्र 6 महीने की जेल हुई थी। हालांकि तिलक को एक और कारण की वजह से भेजा गया था कि 1908 में भारतीय प्रेस एक्ट कानून आया था, और भारतीय प्रेस एक्ट कानून के तहत इसमें क्या था कि जो भी प्रेसें थी, जो अखबारी कागज थे, जो अखबार छापते थे, उसमें तिलक के 2 अखबार थे, मराठा और केसरी। इसमें तिलक के 2 अखबार थे, मराठा और केसरी। उनका काम यह था कि लोगों को वो अंग्रेजों के खिलाफ भड़का रहे थे। स्वदेशी का प्रचार चल रहा था कि स्वदेशी अपनाओ और विदेशियों को त्यागो। इस वजह से इनको 6 साल के लिए निर्वासित कर दिया गया था, और इसी जगह पर तिलक ने 6 साल रहते हुए
गीता रहस्य नामक उपन्यास की रचना की है। उसके बाद 6 वर्ष बाद तिलक जो हैं आपके इनके विचारों में परिवर्तन आ गया है और ये थोड़े से एक प्रकार से नरम दल की ओर झुकाव वाले हो गए। नेक्स्ट, इसके बाद एक घटना प्रमुख होती है दिल्ली दरबार। और ये जो दिल्ली दरबार हुआ है वो 12 दिसंबर को लगाया गया था 1911 में। किसकी याद में या किसके आगमन पर लगाया गया था? आगमन आए थे जॉर्ज पंचम, इंग्लैंड के महाराज, और महारानी थी मैरी। और जॉर्ज पंचम ऐसे व्यक्ति हैं, एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो पद पर रहते हुए, जो महाराज के पद पर रहते हुए भारत की यात्रा की है इन्होंने। और ये दोनों आए हैं और इन्होंने दिल्ली दरबार में 2 घोषणाएं की हैं। 2 घोषणाओं में सबसे पहली बात थी तो भंग रद्द कर दिया जाएगा। जो बंगाल विभाजन किया था अब उसको एक साथ कर दिया जाएगा, बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। और दूसरी घोषणा थी दिल्ली को राजधानी बना दिया गया। और दिल्ली को राजधानी कब बना दिया गया, लागू कब कर दी गई थी? तो यह कर दी गई थी 1 अप्रैल से 1912 अरुंडेल समिति की सिफारिश पर। हालांकि दिल्ली को नई दिल्ली नाम दिया गया है 1927 में, जबकि दिल्ली को नई दिल्ली राजधानी कर दिया गया है 1931 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां बात कर रहे थे कोलकाता अधिवेशन की। तो 1911 में ही दिसंबर लास्ट में, जितने भी कांग्रेस के अधिवेशन है ये दिसंबर लास्ट में होते थे। तो दिसंबर लास्ट में 1911 में कोलकाता का अधिवेशन हुआ है, जिसकी अध्यक्षता की है बिशन नारायण दर ने। और इस समय एक महत्वपूर्ण घटना हुई है। इस अधिवेशन में पहली बार जन गण मन अधिनायक जया हे, जो हमारा राष्ट्रीय गान है, वो गाया गया था। और जब राष्ट्रीय गान गाया गया वो किसके द्वारा गया था? उसका नाम है रविन्द्रनाथ टैगोर। और रविन्द्रनाथ टैगोर को ही हम क्या कहते हैं? गुरुदेव या गुरु कवि या कवि गुरु कह सकता हूं। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगी। और रविन्द्रनाथ टैगोर ही एकमात्र विश्व के ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 देशों का राष्ट्रीय गान लिखा है, एक बांग्लादेश का आमार सोनार बांग्ला और एक भारत का। और रविन्द्रनाथ टैगोर ही ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्हें पहला नोबेल पुरस्कार मिला था, जो भारतीय थे। तो प्रथम भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 साहित्य के क्षेत्र में। इतनी बात आपको मैंने करा दी है। इसके बाद भाई जो भी आप देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लें, आपके पैसे नहीं लगेंगे। सपोर्ट करते रहें। धन्यवाद।